ये जाहिरियत बढ़ते बढ़ते इस खित्ते पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है रसूल बख्श रईस साहब? और स्पेशली अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो क्या वो किरदार अदा कर सकता है? मजम्मत तो उसने की है इसराइल की और ईरान के हक में बयान दिए। देखिए, ये एक ताकत का खेल है। एक जो पॉलिटिक्स है मिडल ईस्ट की, वो काफ़ी अरसे से दोबारा रीशेप हो रही है और उसके असरात हम देख रहे हैं कि उसकी इब्तदा पहले तो जो 47 ईयर्स बैक जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया था तो उससे एक नया नक्शा बना था। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जारी रही है किसी न किसी सूरत में। अब जो इस वक्त है पिछले कम अज़ कम 9-10 साल से वो ये है कि वो तमाम ताकतें मशरिक़ वस्ती में जो मगरब और इज़राइल मुखालिफ रही हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाए। उसकी इब्तदा तो ज़ाहिर है कि मिस्र से हुई थी और मिस्र के बग़ैर तो कोई मज़ाहमत जारी रह नहीं सकती थी। वो उसका मरकज़ था, इंटेलेक्चुअली भी मरकज़ था, डिप्लोमेटिकली भी मरकज़ था और मिलिट्रली भी एक मरकज़ था। वो कोलैप्स हो गया। जब वो कोलैप्स हो गया तो ज़ाहिर है कि जॉर्डन को भी समझौता करना पड़ा। जॉर्डन ने समझौता किया तो इसके बाद फिर यूएई, सऊदी अरब, कतर, इन सब को समझौते करने पड़े कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी पॉलिसी इनकलाब से लेके अभी तक हालिया दिनों तक वो ये रखी कि वो अपनी हिमायत में कोई ऐसे गिरोह पैदा किए जाए अरब ममालिक में जो उसके जो रीजनल जो पॉलिटिक्स है और मकासद हैं उसको मजबूत करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो हमने उसके मज़ाहिर देखे, हौसिस को देखा। उन्होंने काफ़ी बहरीन में भी करने की कोशिश की लेकिन उसको दबा दिया गया। सऊदी अरब में भी की, उसको दबा दिया गया। फिर लेबनान में हिजबुल्लाह बनी और फ़लस्तीनी इलाक़ों में हमास बनी। तो ये एक नज़रियाती किस्म का उनका गठजोड़ था। अब पहले इज़राइल और अमेरिका ने यह किया है कि जो उनके दस्तो बाजू थे या वो रियासतें थी जो किसी तरीके से उनको कोई माली मदद फराहम कर सकती थी, उनको ख़त्म किया। लीबिया में कज़ाफ़ी को ख़त्म किया, शाम में हाफिज़ुल असद के बाद उसके बशर अल असद को ख़त्म किया। लेकिन देखें, ये वो एक चीज़ ज़हन में रखें, जब मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हैं तो ये जो शिगाफ हैं ये मुल्कों के अंदर पैदा होते हैं और जो बात हमें नहीं समझ आ रही, पाकिस्तान समझ आती है लेकिन जो इक़्तिदार में लोग हैं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं कि अंदर से जब शिगाफ पैदा होते हैं तो ये सूरत हाल बनती है। लीबिया में हुई, शाम में हुई। जब अपने लोगों को मारते हैं, अजाब में डालते हैं तो वो फिर एक हुक्मरान तबके के लिए जो बड़ा अजाब है उसको वो मदऊ करते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं। ठीक है। जो कुछ ईरान में हुआ है वो भी एक बड़ा संजीदा मसला है कि असल बात सिर्फ इज़राइल के वेपन्स की नहीं है, टेक्नोलॉजी की नहीं है, वो इंटेलिजेंस की है कि कैसे कैसे उनको मालूम हुआ कि कौन सा साइंसदान और कौन सा रहनुमा कहाँ पे बैठा हुआ है। और टारगेट पे तो बल्कि ये खबरें भी आना शुरू हो गई थी कहीं पे कि जो रहबर मोहतरम रहबर साहब जो है आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब जी, ख़ामेनी, वो शहीद हो गए। तो लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में जब ईरान ये कह रहा है कि ये तो ऐलान जंग है और दीगर ममालिक भी मान रहे हैं कि ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला है, ये क्या कोई सिफारती कोशिशें चल रही होंगी और क्या कोई जंग बंदी के लिए इस वक्त दीगर ममालिक भी एक्टिव आपको दिखाई दे रहे हैं? पसे पर्दा कुछ चल रहा है? इसके बारे में मेरे ख्याल में बात करना ही हम छोड़ दें। ये गज़ा में देखें, कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ भी कुछ नहीं होगा। आप ये बातें करेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा और इज़राइल ने वही कुछ करना है जो करना चाह रहा है और उसके पीछे अमेरिका की ताकत है। ये कहना कि ये इज़राइल ने किया है बिल्कुल गलत बात है। कि ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, आप इंटरनेशनल मीडिया देख लें, CNN क्या कह रहा है, BBC क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, वो सारे यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी कि इज़राइल ये कह रहा है कि उन्होंने जो भी मनसूबाबंदी की है
ईरान के ख़िलाफ़ जंग की, वहाँ पे अहदाफ को निशाना बनाने की, वो अमेरिका के साथ मिलके की है। और ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका तो अब डील चाह रहा है ना, तो ऐसी सिचुएशन में डील के कितने इम्कानात आपको लग रहे हैं? उसको ख़त्म समझे आप। अच्छा, कि डील का मतलब ये है कि आप किसी के गले के ऊपर खंजर रख दें और कहें कि इसके ऊपर आप साइन करें। ठीक है। क्या इसराइल क्या ईरान ऐसा करेगा? ठीक। करने के लिए क्या हो गया उनका मकसद, आपको मैं वाज़े समझ आपके सामने रख लूँ। इसमें हमारे जिनको आप उम्मत मुस्लिमा कहते हैं बड़े अच्छे लहजे में, उम्मत मुस्लिमा के ऐसे ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया जाए। अच्छा, अब मैं बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो चाहते हैं, ये उम्मत मुस्लिमा में लोग बैठे हुए हैं जो ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं, ईरान को तबाह करना चाहते हैं। उम्मत मुस्लिमा में लोग बैठे हुए हैं जो हमास को तबाह करना चाहते हैं, जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हैं। उम्मत मुस्लिमा की बात करना ही छोड़ दें कि उम्मत मुस्लिमा तो अपने आप को अंदर से तबाह कर रही है। कितना लोग हैं जो ईमानदार हैं, कितना लोग हैं जिनमें वर्कत है, कितना लोग हैं जो इंसाफ और कानून और अखलाक और कदरों की बात करते हैं, मजहबी लिबादे पहने हुए हैं, लेकिन अमाल बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो ईरान इस वक्त तनहा है। ठीक है। और ईरान को की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि आखिर वो क्यों अपने इलाके में तनहा होकर रह गए। हम एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है और यहाँ के अवाम है जो हर सूरत में ईरान के साथ खड़े होंगे। ईरान का मौक़िफ़ हमारे दुश्मनों के बारे में कुछ भी हो, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि मैं अपने ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि अगर हमें अपने जान की कुर्बानी भी पड़ी तो हम ईरान के लिए जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन असल फैसले तो उन्होंने करने हैं। अगले जो लेकिन इस वक्त ताकतवर लोग डील चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि गन पॉइंट पर तो डील नहीं करवाई जा सकती। तो रसूल बख्श रईस साहब, गरीब आवाम की अमीर हुक्मरानों की ये कारस्तानी कैसी लगी आपको, और क्या वज़ीर आज़म ने जो नोटिस लिया है इस पर कुछ अमल भी होगा या नहीं होगा? इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है। ज़रा आप अपने आप को ज़रा समझने की कोशिश करें, क्यों वज़ीर आज़म है? हुकूमत उनकी है कि अगर वज़ीर आज़म आज चाहें तो एक समरी लिख के भेज दें कि ये पार्लिमान करप्ट है, इस पार्लिमान को आप फारिग करें और नए इंतखाबात करें। ये तो वज़ीर आज़म के पास नहीं हक़ है। और क्या ये वज़ीर आज़म सोए हुए थे? अगर वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है तो मेरे ख्याल में उनको हुकूमत करनी नहीं चाहिए। कभी आपने देखा है, ये वज़ीर आज़म साहब का सिर्फ आप तर्ज़ अमल देख लें, कभी आपने देखा है कि किसी मुल्क का शुक्रिया अदा करने के लिए आप जहाज़ भरें और लोगों को ले जाएंगे जी हम आपका शुक्रिया अदा करने के, किस बात का भाई? कि आपने जंग बंदी करवाई है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप जंग जीत गए हैं और फतह के यहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं, जंग जीत गए हैं। आपको जंग जीतने के लिए मुबारकबाद देने के लिए तो आपको अरब के शहजादों को जहाज़ लेके आने चाहिए। आप लोगों को जा रहे हैं जी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए है कि आपने जंग बंदी कराई है। देखें, पहले तो वो हालात ही पैदा ना करें कि जहाँ पे कि आपको जंगों में जाना चाहिए। ये ख़तरनाक खेल नहीं खेलने चाहिए। ये आप देख रहे हैं कुछ गज़ा और ईरान में हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि बहैसियत कौम और मुल्क रहें तो आपको ये हुक्मरान तब्दील करने होंगे। अगर आप उनको तब्दील नहीं करेंगे ये आपका मुल्क तबाह कर देंगे। ये अगर आप समझते हैं कि आपका दुश्मन बाहर बैठा हुआ है, दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, और वो लोग जो अवाम के और पाकिस्तान के दुश्मन हैं आज वो पाकिस्तान के हुक्मरान बने हुए हैं। मैं ये खुल्म खुला कहता कि जमहूरियत में एक गुंजाइश होती है, उसके लिए एक चीज़ का एहतियात होता है कि अगर वो लोग जो अवाम दुश्मन हों, अवाम की ताकत से अगर इक़्तिदार में आ जाएं तो उसका मदावा क्या होगा? उसका मदावा होता है आइन और कानून की हुक्मरानी में, उसका होता है अदलिया की आज़ादी में। और जहाँ पे माफिया आ जाते हैं, काटल आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे सियासी काटल आया हुआ है और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तनख्वाहों के, ये काटल है। काटल और क्या होता है? ये लेटिन अमेरिका में होते हैं, वहाँ से सीख के आए हैं। उनको पता है कि दौलत किस तरह से बनाई जाती है, लूटी जाती। वहाँ पे जब आ जाएं तो फिर लोग वही करते हैं जो बांग्लादेश में हुआ है। यहाँ होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों की राय आप मालूम कर लें, जाके देख लें कि आपके ये हुक्मरान जिनकी आप बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, जाके आप जिस तरीके से आप और मैं आज़ादी से फिरते हैं इस मुल्क में, आज़ादी से फिर के जो देखें लोग क्या हशर करते हैं। ये तो पाकिस्तान है जहाँ पे उनका इक़्तिदार है, यहाँ नहीं फिर सकते।
इंग्लैंड में देखें, फ्रांस में देखें, अमेरिका में देखें, वो जत्थे लेके फिर रहे हैं ताकि किसी तरीके लेकिन से इस वक्त तो एक बड़ा इशू बन चुका है इन तनख्वाहों को लेकर, क्या ये प्रेशर कारगर होगा रसूल बख्श रईस साहब? जो सवाल दोबारा करें, मैं बात कर रहा था समझ नहीं पाया। क्या ये प्रेशर कारगर होगा, क्योंकि ये एक बड़ा इशू बन चुका है इस वक्त? देखें, ये कई इशू हमने बनाए हैं कि इशू आपको याद है पिछले साल जिस तरह से किसानों के साथ किया है, मुल्क की मईशत के साथ किया है, कितना आपने प्रोग्राम किए, कितना हमने बातें की, क्या हुआ? ये भी हम बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। जो इस मुल्क के अंदर जो सलमान गनी साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि देखें यहाँ पे कोई सियासी मुखालफत को, ये सिर्फ सियासी मुखालफत को ख़त्म करनी होता। एक ये होता है कि आपके अंदर के इक़दार क्या हैं, वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये होता है कि वो इदारे जो आपका एहतसाब कर सकते, जो एहतसाब कर सकते इदारे, एक एक करके उनको तबाह किया है उन्होंने। और आप इनको कहते हैं कि जमहूरी हैं, जमहूरी हुक्मरान हैं। मेरे ख्याल में जो लोग इनको लाए हैं उनको सोचना पड़ेगा कि किन को ले आए हैं, किन को। और मैं तो दिल जलता है कि हमारा अवाम, हमारे अवाम, हमारा मुल्क, बस मसला यही है ना, दिल जल रहे हैं लेकिन चूल्हे नहीं जल रहे अवाम के। और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी अयाशियाँ जो हैं वो ख़त्म होने को नहीं आ रही। तनख्वाहों में 600% इजाफा किसी मुल्क में ऐसा हमने नहीं देखा, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती।